हेलो एवरीवन। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ एक देश खेल के मैदान में 208 मेडल जीतकर पूरी दुनिया को पछाड़ देता है। और शतरंज जैसे दिमागी खेल में 16-16 साल के ग्रैंड मास्टर तैयार कर रहा है। बिल्कुल, मतलब दुनिया के मंच पर अपना दबदबा कायम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसी देश की खुशी मापने की बारी आती है तो वो दुनिया में 116वें नंबर पे खड़ा नजर आता है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। वही तो, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? क्या सफलता और खुशी दो अलग अलग दिशाओं में चलने वाली रेलगाड़ियां हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। 16 से 22 मार्च 2026 के बीच के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उनकी स्रोत सामग्री हमारे सामने है। जी, ये करंट अफेयर्स की एक बहुत ही तेज गति वाली सूची है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इन तथ्यों और आंकड़ों को रटना नहीं है। हम इन पुरस्कारों, सूचकांकों और ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे की उस कहानी को डिकोड करेंगे जो हमारी दुनिया की वर्तमान दिशा तय कर रही है। एकदम सही। तो चलिए सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं उत्कृष्टता और नई पहचान के मंच से, यानी सिनेमा और खेलों की दुनिया से। इस विषय पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। मतलब सिनेमा और खेल दोनों ही ऐसे पारदर्शी क्षेत्र हैं जहां दुनिया बहुत करीब से ये देखती है कि समाज किस तरह की प्रतिभा को सम्मानित कर रहा है और क्यों कर रहा है ना? बिल्कुल। अगर हम 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुए 98वें ऑस्कर अवार्ड्स के आंकड़ों को देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। जिसे कॉमेडी के दिग्गज कोनन ओब्रायन ने होस्ट किया था। जी हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प कहानी दो फिल्मों के बीच के टक्कर की रही। अरे वो मुकाबला तो सच में देखने लायक था। मतलब एक तरफ थी फिल्म द ब्रूटलिस्ट, जिसे सबसे ज्यादा 16 नॉमिनेशन मिले। 16 नॉमिनेशंस, मतलब आलोचकों ने इसे हर तकनीकी स्तर पर सराहा। हाँ, लेकिन जब अवार्ड्स की बारी आई तो ये केवल 4 ही जीत पाई। हालांकि माइकल बी जॉर्डन ने इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जरूर जीता। और दूसरी तरफ थी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसने पूरी बाजी पलट दी। बिल्कुल। इसने सबसे ज्यादा 6 ऑस्कर अपने नाम किए, जिसमें पॉल थॉमस एंडरसन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी शामिल था। कमाल की फिल्म थी। और अगर हम अन्य प्रमुख अवार्ड्स की बात करें तो जेसी बकले ने हैमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जीता। और नॉर्वे के सेंटिमेंटल वैल्यू को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का खिताब मिला। हाँ, और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में ऑल द एम्पैथी रूम्स और एनिमेटेड शॉर्ट में द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स ने ऑस्कर जीता। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उम्मीदों और वास्तविक सफलता के बीच का अंतर। कैसे? देखिए, द ब्रूटलिस्ट के 16 नॉमिनेशंस ये बताते हैं कि फिल्म में बहुत क्षमता थी, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर ने ये साबित किया कि अंतिम मोहर उसी पर लगती है जो हर मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। सही बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पल के लिए रुकना चाहूंगा। जी। इस बार के ऑस्कर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हॉलीवुड का इतिहास बदल दिया है। 98 साल के इतिहास में पहली बार बेस्ट कास्टिंग की एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये पहला ऐतिहासिक अवार्ड गया है कैसेंड्रा कुलोकुंडिस को, और वो भी उसी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। मुझे ये समझना है कि अचानक 98 साल बाद हॉलीवुड को कास्टिंग डायरेक्टर की याद क्यों आई। इसे समझने के लिए हमें फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के पर्दे के पीछे जाना होगा। दशकों से हॉलीवुड में ये माना जाता था कि फिल्म की सफलता सिर्फ स्टार्स और डायरेक्टर पर निर्भर करती है। लेकिन कास्टिंग वो अदृश्य कला है जो पूरी फिल्म की नींव रखती है। एक सही अभिनेता को एक सही किरदार के लिए चुनना, न केवल मुख्य भूमिकाओं के लिए बल्कि छोटे से छोटे सपोर्टिंग रोल के लिए भी। वही तो कहानी को विश्वसनीय बनाता है। बिल्कुल। ये अवार्ड इस बात की स्वीकारोक्ति है कि किसे पर्दे पर दिखाना है, ये तय करने वाला व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पर्दे पर दिखने वाला व्यक्ति। यह बहुत ही शानदार नजरिया है। और अगर हम इसी नजरिए को लेकर क्रिकेट की दुनिया में चलें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं ना? एकदम से। बीसीसीआई ने 2025 के प्रदर्शन के आधार पर नमन अवार्ड्स की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का प्रतिष्ठित पॉली उम्रीगर अवार्ड शुभमन गिल को मिला है। और महिला वर्ग में ये सम्मान स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। हाँ, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और महिला वर्ग में मिताली राज को दिया गया है। ये सभी तो दिग्गज है। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए जो सबसे खास अवार्ड है वो है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू, जो इस बार हर्षित राणा और एन श्री चारणी को मिला है।
मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्कर की ये नई बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी और बीसीसीआई के बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। इस तुलना को अगर हम थोड़ा और खोलें तो दोनों ही जगह बात भविष्य की पहचान की हो रही है। वही तो मेरा मतलब है कि पर्दे के पीछे सही प्रतिभा को चुनना, चाहे वो कैसेंड्रा द्वारा किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए हो या भारतीय क्रिकेट के चयनकर्ताओं द्वारा हर्षित राणा जैसे युवा को पिच पर उतारने का फैसला हो। असल में यही किसी भी बड़ी जीत की सबसे मजबूत नींव है। आपको क्या लगता है? मैं इस विचार को एक कदम और आगे ले जाना चाहूंगी। दोनों ही मामलों में हम पारखी नजर का सम्मान कर रहे हैं। पारखी नजर? हाँ, देखिए, ऑस्कर ने कास्टिंग डायरेक्टर को सम्मानित किया और बीसीसीआई ने डेब्यू अवार्ड देकर उस पूरी व्यवस्था को सही ठहराया जिसने एक गुमनाम खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका दिया। सही कहा। ये दुनिया के उस बदलते हुए दृष्टिकोण को दिखाता है जहां हम सिर्फ सुपरस्टार की चमक को नहीं देख रहे बल्कि उस कच्ची प्रतिभा को तराशने वाली प्रक्रिया को भी महत्व दे रहे हैं। क्या बात है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत खेल और कला में सफलताओं की बात, लेकिन अब इसी सफलता को अगर हम राष्ट्र के स्तर पर ले जाएं तो हमारे सामने वो बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। खुशी और सफलता वाला विरोधाभास। हाँ, हम दुनिया भर के आंकड़ों को देख रहे हैं और यहाँ आकर चीजें बहुत उलझ जाती हैं। चलिए पहले उस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट को देखते हैं जिसे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने जारी किया है। कुल 147 देशों की रैंकिंग है इसमें। जी, फिनलैंड लगातार 9वीं बार शीर्ष पर है, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क हैं। भारत की स्थिति देखें तो हम 116वें स्थान पर हैं। हालांकि श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है कि ये पिछले साल के 118वें स्थान से 2 पायदान का सुधार है। सुधार तो है, लेकिन अगर हम इसे क्षेत्रीय संदर्भ में देखें तो ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। चीन 65वें, नेपाल 99वें और पाकिस्तान 104वें स्थान पर है। और हमारे पीछे बांग्लादेश 127वें, श्रीलंका 134वें और अफगानिस्तान 147वें यानी सबसे अंतिम स्थान पर है। और अब यहाँ पर मेरा वो बड़ा पुशबैक आता है। एक तरफ हमारे पास ये हैप्पीनेस इंडेक्स है जहां भारत 116वें स्थान पर है और दूसरी तरफ हमारे पास खेलों के इसी हफ्ते के आंकड़े हैं जो सच में हैरान करने वाले हैं। असम के रहने वाले मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और वो पूर्वोत्तर भारत से पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और उम्र है मात्र 16 साल। 16 साल की उम्र में ये दिमागी एकाग्रता और इतना बड़ा खिताब। और उससे भी बड़ी खबर सुनिए, बताइए। नई दिल्ली में हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है। मार्जिन देखिए आप। हाँ, भारत ने कुल 208 मेडल जीते हैं जिसमें 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज शामिल हैं। बाप रे, 208 मेडल। और अगर हम दूसरे स्थान पर रहे रूस के आंकड़े देखें तो उनके पास सिर्फ 35 मेडल हैं। सिर्फ 33? जी, 208 और 35 का ये फासला भारतीय पैरा एथलीटों के अदम्य साहस और व्यवस्था के शानदार दबदबे को दिखाता है। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, एक राष्ट्र के रूप में भारत पैरा एथलेटिक्स में 208 मेडल जीतकर पूरी दुनिया को पछाड़ देता है। शतरंज में 16 साल के ग्रैंड मास्टर तैयार कर रहा है। हम मेहनत और सफलता के शिखर पर हैं। बिल्कुल। लेकिन उसी समय हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 116वें स्थान पर खड़े हैं। तो क्या जीतने का मतलब खुश होना नहीं होता? हम सफल तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हम खुश नहीं हैं? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स आखिर मापता क्या है। अच्छा, देखिए, ये इंडेक्स इस बात का पैमाना नहीं है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कितना मुस्कुरा रहा है या कितने मेडल जीत रहा है। ये मुख्य रूप से 6 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की कमी। फिनलैंड लगातार 9वीं बार इसलिए शीर्ष पर नहीं है क्योंकि वहां के लोग हर दिन जश्न मनाते हैं। तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई गिरता है तो समाज और सरकार उसे थामने के लिए मौजूद है। वहां जीवन में अनिश्चितता का तनाव कम है। मतलब ये एक बफर की तरह है जो बुरे वक्त में लोगों को बचाता है। बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने, एक बफर। दूसरी ओर जब हम मयंक चक्रवर्ती के 16 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने की बात करते हैं
या पैरा एथलीटों के 208 मेडल्स की बात करते हैं, हाँ, तो वो व्यक्तिगत संघर्ष और अत्यधिक दबाव से निकली हुई सफलता है। एक पैरा एथलीट को उस पोडियम तक पहुंचने के लिए समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई मानसिक बाधाओं से लड़ना पड़ता है। सही बात है। सफलता अक्सर तनाव, जुनून और रातों की नींद खराब करने से आती है। व्यक्तिगत सफलता एक पहाड़ पर चढ़ने जैसी है, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स इस बात को मापता है कि घाटी में रहने वाले आम लोगों का जीवन कितना सुरक्षित और शांत है। वाह, तो दोनों के रास्ते वाकई अलग हो सकते हैं। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। मतलब व्यक्तिगत उत्कृष्टता का पहाड़ हम तेजी से चढ़ रहे हैं, लेकिन एक सामूहिक समाज के रूप में सुकून की उस घाटी तक पहुंचना अभी बाकी है। एकदम सही। और ये भी सच है कि कोई भी राष्ट्र केवल वर्तमान की इन सफलताओं, मेडल्स या रैंकिंग से नहीं बनता। एक खुशहाल और सफल देश की इमारत बहुत गहरी और मजबूत नींव पर टिकी होती है। और ये हमें हमारे अगले खंड की ओर ले जाता है। जी हाँ, राष्ट्र की नींव। और जब हम नींव की बात करते हैं तो इसमें ऐतिहासिक बलिदान, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और हमारे प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। इतिहास को याद रखे बिना भविष्य का एक मजबूत ढांचा तैयार नहीं हो सकता। हाल ही का एक घटनाक्रम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कौन सा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस यानी बलिदान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस खबर को पढ़ते हुए मुझे जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई वो है ये संख्या 58 फीट ऊंची मूर्ति। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1952 में उनके द्वारा किया गया आमरण अनशन भी ठीक 58 दिन चला था। बिल्कुल 58 दिन का भूखा प्यासा संघर्ष। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हुई थी और उसी बलिदान के परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। ऐसा लगता है जैसे इस प्रतिमा का हर एक फीट उनके अनशन के हर एक दिन की पीड़ा का गवाह दे रहा है। ये एक बहुत ही सशक्त काव्यात्मक संबंध है। पोट्टी श्रीरामुलु का वो 58 दिन का अनशन सिर्फ एक राज्य बनाने के लिए नहीं था। वो लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को एक लोकतांत्रिक ढांचा देने की मांग थी। सही कहा। और जब हम ऐसे बलिदानों से बने राज्यों की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन राज्यों को चलाने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिक्र आता है। मतलब चुनावों की बात? जी। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव की घोषणा कर दी है। और ये पूरी चुनाव प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संचालित होती है। आर्टिकल 324। हाँ, अगर हम अनुच्छेद 324 को बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो ये निर्वाचन आयोग को भारतीय लोकतंत्र के एक अत्यंत शक्तिशाली और निष्पक्ष रेफरी की भूमिका देता है। रेफरी? हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ, देखिए, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट के मैदान में बिना रेफरी के एक साफ सुथरा मैच नहीं खेला जा सकता, वैसे ही 324 के बिना दुनिया के इस सबसे बड़े और सबसे जटिल लोकतांत्रिक खेल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस रेफरी वाली उपमा में मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ना चाहूंगी। जरूर। अनुच्छेद 324 सिर्फ चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं देता, बल्कि चुनाव के दौरान ये निर्वाचन आयोग को एक असाधारण ताकत देता है ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सके। मतलब कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके? एकदम सही। पुलिस, प्रशासन और तंत्र सब चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी उसी नियम से खेले जिससे एक साधारण उम्मीदवार खेल रहा है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है। लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना भी जरूरी है कि एक खुशहाल और सफल राष्ट्र केवल मजबूत लोकतंत्र और ऐतिहासिक बलिदानों से ही नहीं चलता। उसे अपने संसाधनों का भी ध्यान रखना होता है। बिल्कुल, विशेषकर पानी और पर्यावरण के प्रति भी उतना ही जिम्मेदार होना पड़ता है। इसी दिशा में असम में ब्रह्मपुत्र की सहायक कोपिली नदी पर 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ये परियोजना संसाधनों के टिकाऊ उपयोग की ओर एक बड़ा कदम है। हम पानी का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के साथ। और इसी जल संरक्षण की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है ना? जी हाँ। 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे पानी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ईरान के कावे मददानी को मिला है। कावे मददानी? हाँ,
और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि वो इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। मुझे ये समझना है कि काव्य मददानी ने आखिर ऐसा क्या किया है कि उन्हें इतनी कम उम्र में पानी का नोबेल मिल गया। मददानी का काम बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग है। उन्होंने ये समझाया है कि जल संकट सिर्फ एक इंजीनियरिंग समस्या नहीं है। मतलब आप सिर्फ बांध बनाकर या पाइपलाइन बिछाकर पानी की कमी दूर नहीं कर सकते। उन्होंने पानी के प्रबंधन को मानव व्यवहार, अर्थशास्त्र और राजनीति से जोड़ा है। अच्छा। उनका सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच ये बताता है कि कैसे हमारी नीतियां अनजाने में लोगों को पानी बर्बाद करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और कैसे उन नीतियों में बदलाव करके हम बड़े स्तर पर पानी बचा सकते हैं। एक तरफ हम कोपली नदी पर पानी से 120 मेगावाट बिजली बना रहे हैं और दूसरी तरफ मददानी जैसे लोग हमें सिखा रहे हैं कि भविष्य के लिए पानी को कैसे बचाना है। ऊर्जा और पर्यावरण का यही संतुलन ही असल में किसी भी राष्ट्र की ठोस नींव है। तो हमने ये नींव देख ली, हमने बलिदान, लोकतंत्र और संसाधन देख लिए, लेकिन एक इमारत सिर्फ ईंट, पत्थर और पानी से नहीं बनती। उसमें रंग और संस्कृति भी चाहिए। बिल्कुल, उसमें रंग, संस्कृति और आधुनिकता का संचार भी जरूरी है। हमारी स्रोत सामग्री का यह अंतिम हिस्सा हमें भारत के उस अनोखे संगम पर ले जाता है जहां एक तरफ हमारी लाखों साल पुरानी विरासत है और दूसरी तरफ एक बेहद तेज दौड़ता हुआ डिजिटल भविष्य। इस संगम की शुरुआत साहित्य से करते हैं, क्योंकि साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा 24 भाषाओं के लिए की गई है। 24 भाषाएं? जी, अगर हम कुछ प्रमुख नामों पर गौर करें तो हिंदी साहित्य में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार ममता कालिया को उनकी कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। जीते जी इलाहाबाद, इस नाम से ही कितनी गहराई और नॉस्टैल्जिया झलकता है। बिल्कुल। बांग्ला में प्रसून बंदोपाध्याय, अंग्रेजी में नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब को और संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को सम्मानित किया गया है। साहित्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मा है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। जी, ये तमिल साहित्यकार आर वैरामुथु को दिया जा रहा है। और वो ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। जब हम इन 24 भाषाओं के साहित्य और ज्ञानपीठ पुरस्कारों को एक साथ देखते हैं तो भारत की भाषाई विविधता की ताकत का एहसास होता है। और यही सांस्कृतिक निरंतरता हमारी विरासत का मुख्य हिस्सा है। इसी विरासत में शामिल है पारसी नववर्ष नौरोज, जो 20 मार्च को मनाया गया। नौरोज मुबारक। जी, और जब हम निरंतरता और पुरानी चीजों की बात करते ही हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर किले की ओर भी देखना चाहिए। कालिंजर किले में क्या खास हुआ है? कालिंजर किले के आसपास का क्षेत्र अब नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित हो गया है। श्रोताओं के लिए ये तथ्य बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा कि यहाँ 2.5 मिलियन यानी 25 लाख साल पुरानी चट्टानें हैं। 25 लाख साल? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये जमीन मानव इतिहास से भी पुरानी है। बिल्कुल। एक तरफ ये भूवैज्ञानिक विरासत है और दूसरी तरफ हमारी मानवीय और जनजातीय विरासत भी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने त्रिपुरा की पारंपरिक चुनरी रीसा को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए रीसा टाइमलेस ट्राइबल नाम का एक नया प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया है, जिसे ट्राइफेड द्वारा संचालित किया जाएगा। हाँ। इस रीसा ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य केवल एक कपड़े को बेचना नहीं है। ये उस पारंपरिक जनजातीय बुनाई कला को वैश्विक पहचान दिलाना है जिससे उस समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सके। और जब हम मानवीय सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान देने योग्य है कि मानवीय कार्यों के लिए किस मानवीय पुरस्कार 2025 नीता अंबानी को दिया गया है। बिल्कुल। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारा एक पैर 25 लाख साल पुरानी चट्टानों, सदियों पुरानी साहित्य और जनजातीय बुनाई पर मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन दूसरा पैर सीधे अत्याधुनिक डिजिटल भारत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज रफ्तार में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने और डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया bank.in डोमेन लॉन्च किया है। और उनके इन अभिनव कदमों के लिए RBI को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये बहुत गर्व की बात है कि क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। भीम ऐप, जो अब 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। धोनी और भीम ऐप, क्या कॉम्बिनेशन है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत का मेट्रो नेटवर्क अब विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है, केवल चीन और अमेरिका के बाद। वाह! ये अब 1143 किलोमीटर लंबा है, 29 शहरों में फैला है और रोजाना 1,15,00,000 से ज्यादा यात्री इसमें सफर करते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही अनोखी तुलना आपके सामने रखना चाहता हूँ। बताइए। जब हम इन दो अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं, एक तरफ बांदा का 25 लाख साल पुराना कालिंजर किला और दूसरी तरफ आरबीआई का ये नया बैंक.इन डोमेन, मुझे लगता है कि ये बैंक.इन जैसी आधुनिक डिजिटल सुरक्षा प्रणाली बिल्कुल वैसी ही है जैसे पुराने समय में कालिंजर किला हुआ करता था। वो कैसे? पुराने समय में किले की मोटी पत्थर की दीवारें राज्य के खजाने और लोगों को बाहरी हमलावरों से बचाती थीं। आज की डिजिटल दुनिया में साइबर हैकर्स हमलावर हैं और बैंक.इन उस डिजिटल किले की अभेद्य दीवार है। बहुत ही सटीक तुलना है। दोनों का अंतिम उद्देश्य घुसपैठियों से अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लड़ने का मैदान ईंट और पत्थर से बदलकर कोड और डेटा का हो गया है। इस विश्लेषण में एक तकनीकी गहराई भी है। अगर हम समझें कि बैंक.इन काम कैसे करता है, ये सिर्फ एक वेबसाइट का नाम नहीं है। अच्छा। ये एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। इसका मतलब है कि कोई भी साधारण व्यक्ति या हैकर बैंक.इन के नाम से कोई फर्जी वेबसाइट नहीं बना सकता। इसे केवल प्रामाणिक और सत्यापित बैंक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो। तो जब कोई नागरिक बैंक.इन वाली साइट देखता है तो उसे ये यकीन हो जाता है कि वो किले के अंदर सुरक्षित है। सुरक्षा की मानवीय आवश्यकता कभी नहीं बदलती, केवल उसके उपकरण और तकनीक बदलते हैं। क्या बात है! तकनीक और इतिहास का ये कैसा अद्भुत संगम है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने 16 से 22 मार्च 2026 के बीच के दुनिया भर के घटनाक्रमों को गहराई से खंगाला। हमने बहुत सारे आंकड़े देखे हैं। जी। भारत की 116वीं हैप्पीनेस रैंक, पैरा एथलेटिक्स में रिकॉर्ड 208 मेडल, 1143 किलोमीटर लंबी मेट्रो का जाल, 25 लाख साल पुरानी चट्टानें, ऑस्कर की 6 ट्रॉफियां और एक महान स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची मूर्ति। ये सभी आंकड़े, ये सभी नंबर हमें ये बताते हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में और वैश्विक स्तर पर किस गति से और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा कि हम सभी एक पल के लिए रुकें और एक गहरे विचार पर मंथन करें। जी। हमने इस चर्चा की शुरुआत सफलता मापने, रैंक और अंकों की बात से की थी। लेकिन क्या वास्तव में एक राष्ट्र की या खुद मानवता की सच्ची प्रगति को केवल इन संख्याओं, पदकों और रैंकिंग में मापा जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब हम ममता कालिया की साहित्य अकादमी जीतने वाली कविता की गहराई को महसूस करते हैं, या जब हम त्रिपुरा की रीसा चुंडरी के पीछे छिपी सदियों पुरानी जनजातीय बुनाई की कला और उसकी बुनावट को देखते हैं, तो क्या उन्हें किसी इंडेक्स में रखा जा सकता है? शायद नहीं। क्या किसी कला या बलिदान को 1 से 10 के पैमाने पर मापा जा सकता है? शायद जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें किसी भी रैंकिंग से परे होती हैं। बिल्कुल परे होती हैं। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जब हम अपने खुद के जीवन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, तो क्या हम अपनी सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस, मेडल और अंकों की संख्या से माप रहे हैं, या उन गहरे अनुभवों, सुकून और खुशियों से जो किसी भी पैमाने या इंडेक्स में फिट नहीं बैठते? ये वाकई खुद से पूछने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। सुनते रहिए, नई चीजों पर सवाल उठाते रहिए और दुनिया के इस तेज शोर में अपने असल अनुभवों की तलाश करते रहिए।